नाउ यह सारे कैलकुलेशंस देखने के बाद अब हम एक और बार दोबारा वह हाइड्रोजन लैंप से आने वाली रेस और उसके द्वारा बना हुआ स्पेक्ट्रम उसको एक और बार देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एंश्योर कि वह स्पेक्ट्रम कैसे बना था। देखिए यह हाइड्रोजन लैंप है और इस तरह से पतली सी ट्यूब इस डार्क रूम में रखा हुआ यह एक प्रिज्म और हाइड्रोजन लैंप से आती हुई इस तरह से रेस और इधर फोटोग्राफिक प्लेट और इस फोटोग्राफिक प्लेट का यह इस तरह से एक व्यू फ्रंट व्यू। इधर एक डॉट दिख रहा था, फिर इधर एक डॉट, फिर इधर एक डॉट और फिर इधर ढेर सारे डॉट के बाद इधर और इधर इधर एक डॉट दिख रहा था, फिर इधर और इधर ढेर सारे। जरा समझे क्या हो रहा था वहां। इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर जब ट्रांजिशन करता है तो यह 1333 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला फोटॉन था। 2 से 1 ट्रांजिशन के लिए यह 1333 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला फोटॉन था और जब भी ट्रांजिशन 3 से 1 पर होता है तो यह 1125 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला फोटॉन था। यह जो दिख रहा है 3 से 1 ट्रांजिशन के लिए 1125। दिस इज दैट। और जब भी ट्रांजिशन 4 से 1 पर होता है तो यह 1066। 4 से 1 के लिए फिर 1066। दिस इज दैट। और फिर इधर ढेर सारे फोटॉन बीच में दिख रहे हैं और फाइनली इंफिनिटी से 1 के लिए यह वाला जो फोटॉन दिख रहा है यह 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला। सबसे आखिरी में इंफिनिटी से 1 के लिए यह 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग। और सबसे ऊपर में देखें तो 3 से 2 के लिए यह 7200 आर्मस्ट्रॉन्ग। 3 से 2 के लिए 7200 आर्मस्ट्रॉन्ग और सबसे नीचे यह इंफिनिटी से 2 के लिए यह 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इंफिनिटी से 2 के लिए यह 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग।
इस तरह से उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखा था और इस तरीके से फाइनली उसने हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम को समझा भी दिया और साथ में मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट कर दिया। दिस वॉज बोर मॉडल ऑफ एटम। अब जब हमने बोर मॉडल ऑफ एटम समझ लिया है तो हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पूरा पूरा ही रिवाइज कर डाला है, तो हम रुकेंगे नहीं, हम इसे अगले 2 लेक्चर तक और कंटिन्यू करते हैं और 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पूरा पूरा रिवाइज कर ही डालते हैं, सो दैट मॉडर्न फिजिक्स का बोर मॉडल भी हो जाएगा और 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा। आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक नाउ। व्हाट हैपेंड, जब नील बोर ने यह हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम को देखा और इस तरह का जब स्पेक्ट्रम बना हुआ देखा, लाइन स्पेक्ट्रम, दिस टर्म्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें कुछ फिक्स वेवलेंथ की वैल्यूज आती हुई देखी और यह बात उसने साबित कर दी कि इस बल्ब के अंदर से सारी वेवलेंथ बाहर नहीं आ रही है, सारी वेवलेंथ अंदर ही गैस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रही है और कुछ फिक्स वेवलेंथ ही बाहर आ रही है, और फिक्स वेवलेंथ जो बाहर आ रही है निश्चित हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी है, उसमें कोई फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, और इस आधार पर उसने मॉडल ऑफ एटम दिया। इनफैक्ट उस समय कई सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे, जैसे हम कहते हैं ना कि हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते, हम तो हर काम को स्वयं करके देखते हैं और जब हम करके देख लेते हैं तभी उस बात पर भरोसा करते हैं। उन्हीं में एक पर्सन था समरफील्ड। समरफील्ड ने भी यह डिसाइड करा कि हम इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लैंप को स्वयं बनाकर देखेंगे, उसको प्रिज्म से, उससे आने वाली रेस को प्रिज्म से डिस्पर्स कराएंगे और उस स्पेक्ट्रम को हम स्वयं ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम इस पर भरोसा करेंगे। समरफील्ड ने यह पूरा सेटअप लगाया। प्रोबेबली समरफील्ड ने बेहतर क्वालिटी की माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा। समरफील्ड ने जिस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा उसका रिजॉल्विंग पावर काफी अधिक रहा होगा एज कंपेयर टू नील बोर। नील बोर ने जिस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा उसका रिजॉल्विंग पावर कम रहा होगा, और समरफील्ड ने जब इसी स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर वाली माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने क्या देखा कि ये जो 2 से 1 के लिए नील बोर को सिर्फ एक डॉट दिख रहा है, जिस डॉट को वह कह रहा है 1333 आर्मस्ट्रांग का है, यह डॉट वाकई में वहां पर एक डॉट नहीं है, वहां पर वाकई में 2 डॉट्स, दे आर क्लोजली पैक्ड, 2 डॉट्स, और ये इतना क्लोजली पैक्ड है यदि ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये एक ही डॉट दिखेंगे, मगर यदि ध्यान से देखा जाए, हाई रिजॉल्विंग पावर वाली माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो हम क्लियरली वहां पर 2 अलग अलग डॉट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व करके हम 2 अलग अलग डॉट्स को देख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा? जहां 2 से 1 के लिए सिर्फ एक ही डॉट पहले हम सोच रहे थे, वहां वाकई में 2 डॉट है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? समरफील्ड ने इस बात को समझाया। He suggested the existence of suborbits. उसने कहा यदि हम ऐसा सोचें, फर्स्ट ऑर्बिट में तो सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट है 1s, मगर सेकेंड ऑर्बिट में
दो सब ऑर्बिट से। सेकेंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट्स हैं। दिस इज n इज इक्वल टू 2 और इसमें दो सब ऑर्बिट है 2s और 2p। ये दोनों सब ऑर्बिट्स, इनकी एनर्जी लगभग बराबर है, मगर एनर्जी में हल्का सा फर्क है। मोटा मोटा एनर्जी बराबर है, मगर एनर्जी में हल्का सा फर्क है। इलेक्ट्रॉन 2s से 1 पर आ सकता है और इलेक्ट्रॉन 2p से 1 पर भी आ सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन 2s से 1 पर आएगा तो उसकी एनर्जी हल्की सी कम होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन 2p से 1 पर आएगा, 1s पर आएगा, तो उसकी एनर्जी हल्की सी ज्यादा होगी। इन दोनों में एनर्जी का हल्का सा डिफरेंस होगा, और उस हल्के से एनर्जी के डिफरेंस की वजह से वहां पर वेवलेंथ में हल्का सा डिफरेंस होगा। और वो जो वेवलेंथ में हल्का सा डिफरेंस है, उसी की वजह से इधर दो क्लोजली पैक्ड डॉट्स दिख रहे हैं। और फिर उसने बड़े ध्यान से देखा तो ये जो 3 से 1 वाला एक डॉट था, यहां पर उसको क्लोजली पैक्ड 3 डॉट्स दिखे। 3 से 1 के लिए उसे क्लोजली पैक्ड 3 डॉट्स दिखे। 3 से 1 में क्लोजली पैक्ड इस जगह पर 3 डॉट्स का दिखना, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी साधारण सी बात है। यदि हम थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वहां पर एक सब ऑर्बिट से काम चल सकता है। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट में और भी ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन है। तो थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसा समरफील्ड ने सजेस्ट करा। यदि हम इधर 3 सब ऑर्बिट्स मान लें, all these 3 suborbits have got nearly same energy, but they are at a slight difference of energy. हल्का हल्का सा एनर्जी का डिफरेंस है। तो एनर्जी लगभग सबकी बराबर है, मगर उस हल्के हल्के से एनर्जी के डिफरेंस की वजह से एक सब ऑर्बिट है 3s, दूसरा है 3p और तीसरा है 3d। हल्का हल्का सा इनमें एनर्जी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन 3s से 1 पर आ सकता है, 3p से 1 पर आ सकता है और 3d से भी 1 पर आ सकता है। इन तीनों केस में एनर्जी लगभग बराबर होगी, मगर हल्का हल्का सा एनर्जी का डिफरेंस होगा, और उस हल्के से स्लाइट डिफरेंस की वजह से ही यहां पर 3 क्लोजली पैक्ड डॉट्स दिखने लगे। इसी तरह से उसने क्या देखा, 4 से 1, जहां एक डॉट वो सोच रहा था, वहां भी वाकई में 4 क्लोजली पैक्ड डॉट्स थे। और उन 4 क्लोजली पैक्ड डॉट्स को देखकर ही सजेस्टेड कि फोर्थ ऑर्बिट में वाकई में 4 सब ऑर्बिट्स होते हैं। n इज इक्वल टू 4, इसमें 4 सब ऑर्बिट्स है, 4s, 4p, 4d और 4f। दिस इज 4s, 4p, 4d और 4f। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4s से 1 पर होता है, या 4p से 1 पर होता है, या 4d से 1 पर होता है, या 4f से 1 पर होता है, इन सभी के द्वारा 4 क्लोजली पैक्ड डॉट्स बनेंगे। इस तरह से अपने इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से समरफील्ड conceptualized the existence of suborbits। तो मेरा आपसे एक सवाल है, 3 से 2 के लिए
जहां नील बोर को सिर्फ एक डॉट दिखा था, इस जगह पर समरफील्ड को क्लोजली पैक्ड कितने डॉट्स दिखे होंगे? हाई रिजॉल्विंग पावर वाली माइक्रोस्कोप से जब इस जगह पर ध्यान से देखेंगे तो नील बोर को तो इस जगह पर सिर्फ एक ही डॉट दिख रहा था, समरफील्ड को इस जगह पर क्लोजली पैक्ड कितने डॉट्स दिखे होंगे? हम कहते हैं या तो इलेक्ट्रॉन 3s से 2s पर आएगा, या वह 3s से 2p पर आएगा, 3p से 2s पर, या 3p से 2p पर, 3d से 2s पर, या 3d से 2p पर। हम कहते हैं this would be the 6 different transition when electron de-excite from 3 to 2, और इन 6 डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए उसको 6 क्लोजली पैक्ड डॉट्स दिखे होंगे, 6 क्लोज पैक्ड डॉट्स। In this manner, Sommerfeld conceptualized the existence of suborbits. Now, after the contribution of Sommerfeld, when he discovered the existence of suborbits, it was Zeeman. In fact, Zeeman was analyzing carbon atom in magnetic field. कार्बन एटम को वह मैग्नेटिक फील्ड में एनालाइज कर रहा था, एंड ही ऑब्जर्व्ड फोर्स ऑन electron in different directions. इस बात से जीमैन ने यह सोचा कि s सब ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, p सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, यह जो 6 इलेक्ट्रॉन है जो p सब ऑर्बिट में है, यह न्यूक्लियई के चारों तरफ कैसे घूम रहे होंगे? क्या वह एक के पीछे एक लाइन से एक ही पाथ में घूम रहे होंगे? नहीं। यदि वो एक साथ एक ही पाथ में एक ही तरह से घूम रहे होते तो सभी इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स और उनका बिहेवियर एक जैसा दिखता, मगर मैग्नेटिक फील्ड में इन इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर अलग अलग है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के चारों तरफ एक ही पाथ में एक ही तरीके से नहीं घूम रहे, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमने का जो ओरिएंटेशन है दैट इज डिफरेंट। Zeeman conceptualized the existence of orbitals. It was conceptualized by Zeeman when he studied his Zeeman effect. वो Zeeman effect क्या था? That is not into our syllabus. उसका conclusion हमारे syllabus में है. He said that orbitals are the path of electron in different orientation. इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ओरिएंटेशन में जो पाथ है that is orbital. We may also define orbital as the space having maximum probability for locating an electron. Orbital is a space having maximum probability
फॉर लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन। उसने कहा यदि हम एस सब ऑर्बिट की बात करें तो एस सब ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हो सकता है, एंड दैट इज स्फेरिकल। इसका मतलब पूरे स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है, इक्वल है पूरे स्फेरिकल स्पेस में। इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी किसी भी तरह से घूम फिर सकता है। एस सब ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, एंड दैट इज स्फेरिकल। जबकि पी सब ऑर्बिट की यदि हम बात करें तो वहां पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब 3 ऐसे स्पेस होते हैं, 3 ऐसे रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं काफी अधिक है। आप सोचिए पी सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होना है। इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में भी घूम सकता है। और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में भी घूम सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ये एक ऑर्बिटल होएगा, इनफैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बोर्ड के प्लेन पर। हम इन्हें px, py और pz ऑर्बिटल्स कहते हैं। दिस इज p सब ऑर्बिट, इसमें 3 ऑर्बिटल है, px, py और pz। जिस ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल x एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको हम px कह देंगे, जो ऑर्बिटल y एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको हम py कह देंगे, और जो ऑर्बिटल z एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको हम pz कह देंगे। इस तरह से p सब ऑर्बिट में ऐसे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। यदि हम d सब ऑर्बिट की बात करें तो d सब ऑर्बिट में जो p वाले 3 दिख रहे हैं वो तो होंगे ही, यह p वाले 3 तो होंगे ही, इसके अलावा एक यह भी स्पेस बनेगा और एक यह भी स्पेस बनेगा। इस तरह से d सब ऑर्बिट में will have 5 orbitals, that is d1, d2, d3, d4, d5। और यदि हम f सब ऑर्बिट की बात करेंगे f सब ऑर्बिट की बात करेंगे तो वहां पर 7 ऑर्बिटल्स होंगे, f1 से लेकर f7 तक। 5 तो बिल्कुल d जैसे ही दिख रहा है, छठा इस प्लेन में और 7वां इस प्लेन में। इस तरह से f सब ऑर्बिट में 7 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। s सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस s सब ऑर्बिट में
2 इलेक्ट्रॉन। p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल है, एक एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल है, एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मींस यहां पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकेंगे। और f सब ऑर्बिट में 7 ऑर्बिटल है, तो यहां पर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के होने से वहां पर नेट करंट 0 हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। यदि किसी भी जगह पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो, और सारे ऑर्बिटल्स यदि भरे हुए होते हैं, तो वहां पर हमने यह बात देखी कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। मैग्नेटिक मोमेंट का 0 होना मतलब वहां पर किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिटल में नेट करंट 0 है। और वो नेट करंट 0 तभी होगा जब किसी भी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। इट वॉज कंक्लूडेड दैट इन एनी ऑर्बिटल्स the 2 electron are spinning in opposite direction। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जिससे वहां पर नेट करंट 0 हो जाता है और मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। दिस वाज द कंसेप्ट सजेस्टेड बाय जीमैन। अब इस कंसेप्ट को देखने समझने के बाद माय नेक्स्ट आर्टिकल इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स।